पेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। हर नागरिक, वो चाहे फॉरेनर हो चाहे सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, वो कानून की नज़र में वो इक्वल है और वो समान है। उनसे सेम सज़ा होगी अगर आप कुछ गुनाह करेंगे, चाहे फॉरेनर हो चाहे सिटीज़न हो। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी के रिलीजन और किसी की जात और किसी के जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है ये, इसमें लगाया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लगाए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से हमको आज़ादी चाहिए। और प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, कोई भी अगर इंसान ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको कुड बी पेनलाइज्ड और उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए अब छुआछूत का अंत, ये सब है आर्टिकल 17 में दिया गया है। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सारे टाइटल्स जैसे कि महाराजा, अधिराज, राजा, महाराजा, ये सब टाइटल्स एबॉलिश किए जाते हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री में जो और एकेडमिक में जो डॉक्टरेट मिलती है, उपाधियाँ मिलती हैं, उसको छोड़ के। इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 में है 6 राइट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हम पीसफुल, हम अपनी बातें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी है। हम कुछ भी कह सकते हैं और बोल सकते हैं। और अगर ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी गलत बोल सकते हैं, किसी को डिफेम कर सकते हैं। इसको, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं। और हम पीसफुल असेंबली की आज़ादी है। हम लोग कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इकट्ठा होकर पिकनिक करने का, घूमने की, सब की आज़ादी है, असेंबल। लेकिन ये नहीं है आम लेके किसी घर में नहीं घुस सकते हम। असेंबली का मतलब ये नहीं कि। और एसोसिएशन, हम अपने एसोसिएशन बना सकते हैं। और मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया हम लोग मूव कर सकते हैं। थ्रू आउट द इंडिया हम लोग कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। कोई स्टेट नहीं कहेगा आप हमारे यहाँ मत आइए। और घूमने के, टूरिज़्म और रहने की हमें आज़ादी है। और रेसिडेंस की भी आज़ादी है। पूरे इंडिया में हम लोग कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है। डॉक्टर, इंजीनियर, फोटोग्राफर, जो भी बनना चाहें उसकी सबकी आज़ादी है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? इट्स ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट। अगर मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, किसी इंसान ने जिसकी क्राइम किया है, उसकी सज़ा 2 साल है, लेकिन उसको 6 सालों तक, 6 ईयर्स तक जेल में रखा गया है। ये है एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ। ठीक है, तब हम आर्टिकल 20 में सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 20 का वायलेशन हुआ है और हमें इससे जस्टिस चाहिए। ठीक है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट अगर हुआ है, और एन एक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन है या फॉरेनर, और लीगल पर्सन का मतलब कंपनीज से है। कंपनीज, आपको पता ही है कि कंपनीज एक लीगल पर्सन है, इसे कानून एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। ये आर्टिकल 20 है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है हमें,
यानी कि प्रोसीजर, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रिवेसी है, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये है राइट टू प्रिवेसी है। हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की आज़ादी है। अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि अगर वेदर देयर एग्जिस्ट अ केस रिलेटेड टू, कोई क्राइम हुआ है या कोई केस कोर्ट में आया है, तो ये देखा जाएगा कि ये केस कभी पहले किसी कोर्ट में आया है कि नहीं, इससे संबंधित क्या कानून है, लॉ है, क्या है, इसके बारे में इसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और ये भी देखा जाएगा जो कानून बना है वो उससे संबंधित है कि नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी ने उसका एक्सरसाइज किया है कि नहीं। ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और ये हमें इंडिया में फॉलो होता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, याद रखने वाली बात है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, ये 3 तरह के होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहला है कि नो वन इज जज ऑफ हिज ओन केस, अपने ही केस का कोई जज नहीं हो सकता, नो वन इज जज ऑफ हिज ओन केस। दूसरी बात आती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, मतलब उसको सुने बिना, उस केस चलाए बिना, उसको वकील दिए बिना किसी को हम किसी कानून को पिनलाइज या हम उसे जेल में नहीं डाल सकते। और तीसरी बात ये है कि जो भी अनबायस्ड मैनर पे ही अगर कोई केस चल रहा है, उसे जो जज है वो एज अ न्यूट्रल पर्सन के तौर पे उसको डील करेगा। ये हो गया आर्टिकल 21 में ये सब आता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है इट गिव्स अस प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 का मतलब ये हुआ कि हमें को अगर किसी चीज़ पे अरेस्ट हो जाते हैं, किसी संदेह पे या किसी क्राइम पे, तो हमको ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत बहुत ही लाभ, आर्टिकल 22 के तहत हमको कुछ राइट्स दिए गए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से राइट आर्टिकल 22 में हमको दिए गए हैं। पहली बार है कि अगर हमको पुलिस अपने वैन में बिठा के किसी क्राइम के लिए स्टेशन ले जाती है, तो हमको एक फ़ोन कॉल करने की आज़ादी है। अपने फ्रेंड को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्त को, रिलेटिव को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी जेल में जाना पड़े तो पहले आप ये डिमांड कर सकते हैं कि हमको फ़ोन कॉल करने की आज़ादी दे। और हमको एक बात और बताएं कि किस क्राइम के लिए जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, ये आप पूछने का अधिकार है आपको। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि और ये जो अगर हमें जेल में ले जाएगा जो भी ऑफिसर, वो अपनी एक पुलिस डायरी होगी, उसमें मेंशन करेगा कि हमें इस तारीख को इस समय अपने घर से उठाया गया, पुलिस डायरी में मेंटेन करेगा। ये एक है। और दूसरी बात ये है कि और हमें घर से उठाने के बाद, किसी इंसान को घर से उठाने के बाद पुलिस को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, वहाँ पे उनको ले जाना पड़ेगा। और दिस 24 आवर्स विल एक्सक्लूड द टाइम ऑफ जर्नी एंड इंटरवीनिंग हॉलीडेज। तो नियरेस्ट
मजिस्ट्रेट के पास वो हमको ले जाएगा 24 घंटे के अंदर, और हमें या फिर वो मजिस्ट्रेट छोड़ देगा या फिर हमें पुलिस कस्टडी में भेज देगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल अब बात करते हैं अभी तक आर्टिकल 22 तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? इट्स प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। बेगार का मतलब है बिना पेमेंट के काम कराना, बिना पेमेंट के काम कराना बेगार कहलाता है। इसको याद रखिए, बेगार इज बिना पेमेंट के काम कराना। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या है? ट्रैफिक मीन्स है स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि विदेशों में यहाँ के लोगों को, बच्चों को और स्पेशली वीमेन को बेच दिया जाता है दूसरे शहरों में, दूसरे कंट्रीज़ में, तो इसे हम ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स इंगेजिंग इन स्लेवरी, सर्विट्यूड और कंपेलिंग एन इंडिविजुअल स्पेशली चिल्ड्रेन, वीमेन एंड द क्रिपल्ड जिनके हाथ पांव नहीं है या फिर कुछ डिसेबिलिटी है, तो इमोरल एक्ट ये भी है, इसी ट्रैफिकिंग में इन ह्यूमन बींग्स में आता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल से कम बच्चों को किसी फैक्ट्रीज में या हैजार्डस यूनिट में काम करने से मना करता है आर्टिकल 24। अगर आप किसी फैक्ट्रीज में जाते हैं, अगर वहाँ 14 साल से कम बच्चों को वहाँ देखते हैं, तो आप उसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स भी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख सकती है। ये आर्टिकल 24 में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब एक आर्टिकल 23 में एक बात बताना भूल गए कि इस बात में कि हमें अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर आ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जैसे कि हमें बेगारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट हमें कंपेल कर सकती है वर्क करने के लिए, वर्क विदाउट पेमेंट कब ऐसा कर सकती है? अगर हमारे ऊपर एक्सटर्नल कोई किसी ने अटैक कर दिया हो, वॉर का सिचुएशन हो, तो हमें मिलिट्री में भर्ती कर सकती है और विदाउट पेमेंट हमसे काम ले सकती है। आर्टिकल 24 ये हो गया। आर्टिकल 24 के बाद हम बात करेंगे आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 और 25 से 28 आर्टिकल जो कि पार्ट 3 में आते हैं, वो डील करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मतलब किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। आर्टिकल 25 से 28 में ऐसी बातें दी गई हैं। देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 25 हमसे कहता है कि ये टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पहला फ्रीडम है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि हमारी जो इनर फीलिंग्स है, टू फॉलो एनी वंस रिलीजन, उसे हम कॉन्साइंस कहेंगे। राइट टू फ्रीडम और ये एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, और दूसरी है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस ओन रिलीजन। हमें राइट है अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का। और प्रोफेस मतलब होता है प्रोफेस टू स्पेल आउट, अपने दीन के बारे में, अपने धर्म के बारे में हम अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हैं, इसे हम प्रोफेस कहते हैं। और प्रोपोगेट मतलब, इसका मतलब होता है कि इट इज़ फॉर एडिफिकेशन, एजुकेट करने के पर्पस से इसे एडिफिकेशन मतलब है अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को एजुकेट करना, यानी प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 20 इसके बाद आता है आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेशन। ये एक ग्रुप राइट है। आर्टिकल 26 एक ग्रुप राइट है।
जिसमें इनको राइट टू प्रॉपर्टी भी इंजॉय करते हैं। A group of people following a particular religion, ये हो गया आपका डिनोमिनेशन का मतलब है, ठीक है। और इसके ये आर्टिकल 26 राइट टू प्रॉपर्टी भी इंजॉय करता है, आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है द स्टेट विल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। मतलब गवर्नमेंट जो है किसी इंसान को, इंडिविजुअल को, ग्रुप को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो पैसे दे, टैक्स कलेक्ट करे, टैक्सेस लगाए, सरकार टैक्सेस लगाए कि हमें इस रिलीजन को प्रमोट करना है या इस रिलीजन को मेंटेन करना है। ये आर्टिकल 27 कहता है। इसके बाद देखते हैं क्या आता है आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में डील करती है। आर्टिकल 28 कहता है कि पहले 4 तरीके के इसमें सिचुएशन केसेस आते हैं। केसेस हैं 4 टाइप्स। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी धर्म के बारे में बताना, या धर्म के गीत या संगीत या उसके चीज़ें बताना, या वो सब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आता है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड है और एडमिनिस्ट्रेड है, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर गिवन। ऐसी जो कि इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी स्कूल्स हैं या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते। अगर ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं अगर, तो हम ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है विच आर फंडेड, एडेड, पार्शियली और फुली, पूरी तरीके से या आधे तरीके से स्टेट्स का पैसा उसमें लग रहा है, और बट उसको मेंटेन कोई ट्रस्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बट नो कंपल्शन टू फॉलो। भाई जिसको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे फॉलो करने की, अगर उसका मन कर रहा है तो फॉलो करे, नहीं मन कर रहा है तो उसे नहीं फॉलो करे। और तीसरी तरीके का केस है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इसमें भी है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बट नो कंपल्शन। अब चौथा केस है, ये है चौथा केस। चौथा केस कहता है द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट या इंडोमेंट के द्वारा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, इसमें सारा पैसा चैरिटेबल इंडोमेंट का लगा है, बट एडमिनिस्टर्ड किसी स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंपलसरी है फॉलो करना, और दिए जाते हैं और कंपलसरी। ऐसा क्यों किया जाता है? शंकराचार्य बनाने के लिए और इमाम बनाने के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसा हो गए और संस्कृत कॉलेज हो गए, ऐसे हो गए, तो क्रिएट इमाम इन शंकराचार्य, इसलिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में करेंगे। ये 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं। माइनॉरिटी राइट्स पहली बार फर्स्ट टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे माइनॉरिटी वर्ड यूज़ हुआ है तो वो आर्टिकल 30 में यूज़ हुआ है। और आर्टिकल 29 कहता है कि एवरी ग्रुप इन इंडिया एवरी हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चर एंड लैंग्वेज। जैसे कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको अपना कल्चर बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए उसे लैंग्वेज को कल्चर इंक्लूड्स अ सेपरेट रिलीजन एंड और लैंग्वेज इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्टिव स्क्रिप्ट। जैसे माइनॉरिटीज़ हो गए और इंडियन माइनॉरिटीज़ को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए आर्टिकल 29 उनको एम्पावर करता है। आर्टिकल 30 कहता है इट प्रिस्क्राइब द वे और मैनर। अब आर्टिकल 30 ये बताएगा कि 29 में जो दिया गया है कि अपना प्रोटेक्ट करना अपने कल्चर को और लैंग्वेज को बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स, उसे कैसे मेंटेन करें बाय। तो इस प्रिस्क्राइब द वे और मैनर कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इंडिया में हैं वो अपने
को कैसे वो इसको प्रोटेक्ट कर पाएगी और अपने इस लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकती है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है आर्टिकल 30 क्लॉज 2, इस जो ब्रैकेट में इसे क्लॉज कहते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी मान लीजिए एक सिख यूनिवर्सिटी है या एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें वो दूसरे धर्म के लोगों को के स्टूडेंट्स को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम्स BHU हो गया, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, तो ये इसमें दूसरे धर्म के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। या